आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पार्ट है इक्वेटोरियल पोजीशन। हिंदी में इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या अंतर है दोनों में? अक्षीय और निरक्षीय मींस एक्सियल और इक्वेटोरियल में। एक्सियल पोजीशन में हमारा ए बी डाइपोल था और पॉइंट पी जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी वो इसी ए बी लाइन को ज्वाइन करते हुए जब हम आगे पहुंचे थे किसी भी पॉइंट पर तो वो कहलाता था एक्सियल पोजीशन। जब हम इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने क्या किया, ये हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया पी, ए बी का मिड पॉइंट है ओ, डाइपोल की टोटल लेंथ थी 2l, l और l, पॉइंट O से r डिस्टेंस दूर हमने ये कोई पॉइंट ले लिया है P जहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमने क्या किया, माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी पहले इसको देखते हैं। P पॉइंट पर माइनस Q चार्ज की वजह से जब हमने यहां पर प्लस Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज रखा तो माइनस का Q चार्ज उस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन इवन की हो गई P से A की तरफ टुवर्ड्स PA। इसी तरीके से जब हम प्लस Q की वजह से देखेंगे तो प्लस Q चार्ज इस प्लस Q नॉट चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन हो गई E2। किधर होगी डायरेक्शन? टुवर्ड्स BP, B से P की तरफ। यही चीज हमने यहां पर निकाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट। हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमारा परपेंडिकुलर था R, बेस है L, तो हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी हिंदी में कहा जाए तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसलिए हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमारी फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, लेकिन यहां पर हमारा R कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और डायरेक्शन किधर गई? टुवर्ड्स PA, P से A की तरफ, तो ये डायरेक्शन हमारी हो गई E1। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ड्यू टू द प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज की वजह से हो गया E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मैंने यहाँ पर अंडर रूट का इस होल स्क्वायर नहीं किया, सीधे मैंने R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दिखा दिया अलोंग BP, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि प्लस Q वाला चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी B से P की तरफ, इसलिए इस डायरेक्शन को हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स BP। अब एक चीज ध्यान से देखिए, E1 और E2 की वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 दोनों बराबर है, दोनों इंटेंसिटी का परिमाण बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। E1 की डायरेक्शन आ रही है PA की तरफ, E2 की डायरेक्शन आ रही है BP की तरफ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर क्वांटिटी हैं E1 और E2, दोनों का मैग्नीट्यूड चलिए सेम भी है, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में। तो हमने E1 और E2 को कंपोनेंट से ब्रेक किया, तो हमने ये डॉटेड लाइन से शो किया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमने क्या किया, हमने एंगल PAB को हमने लिया यहाँ पे थीटा, एज्यूम किया है। जब ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसके दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो जब ये थीटा है तो ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल थीटा हो गया, एकांतर कोण, तो थीटा दी है तो ये भी थीटा हुआ। तो E1 का थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमारा हो गया E1 cos थीटा और थीटा के दूर वाला कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा। तो E1 cos थीटा चला गया नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ और E1 sin थीटा आ गया नेगेटिव वाई की तरफ। सिमिलरली थीटा एंगल जब ये था तो ये एंगल भी थीटा होगा, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल।
संगत कोण। इसी तरीके से E2 का थीटा के पास वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा और sin थीटा कंपोनेंट चला गया y एक्सिस पर E2 sin थीटा। ध्यान दीजिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों कैंसिल हो गए। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। सिर्फ अब बचा हमारे पास cos कंपोनेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारा हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो E इक्वेटोरियल हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा E1 और E2 का सेम था तो हमने दोनों की जगह E1 ले लिया, तो हमारा हो गया 2E1 cos थीटा। 2 हमने एज इट इज ले लिया। E1 की वैल्यू हमारी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब बात आई cos थीटा की। ट्राइंगल POA में यदि cos थीटा की वैल्यू देखें तो cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, यानी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। ये था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1, ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। बेस सेम है, पावर विल ऐड, तो हमारी पावर हो गई 3/2। 2QL ये हमारा बन गया P, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो हमारी E इक्वेटोरियल पोजीशन में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारी जो R डिस्टेंस है यदि वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू L, तो यहाँ पर हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर में से L स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। जब हम L स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो 2 से हमारा पावर जो 3/2 थी, तो हमारा क्या हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ R क्यूब। तब हमारी वैल्यू आएगी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। यहाँ पे देखिए मैंने E को वेक्टर साइन लिया है और यहाँ पर वेक्टर पे लगा रहा हूँ P पर, लेकिन मैंने माइनस का साइन लिया। क्यों किया ऐसा हमने माइनस का साइन? माइनस Q से प्लस Q की तरफ हमारी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन आ रही है अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए हमारा यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। तो E हमारा हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए अब हमको निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। हिंदी में इसको बोलेंगे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्या किया हमने? ये हमने जो डायरेक्शन दिखाई है, लाइनिंग से जो दिखाई है, ये शो करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये डाइपोल रखा हुआ है AB। यहां पर हमारा जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की तरफ होगी। तो ये हमने दिखाई है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P की, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये एंगल हमारा बन रहा है थीटा। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए प्लस Q चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है एक्सटर्नल फील्ड, इसका मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है तो इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी की वजह से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। मान लीजिए ये मेरा पॉजिटिव चार्ज था और ये मेरा नेगेटिव चार्ज था। अब डाइपोल का ये कौन सा चार्ज है? प्लस Q, यानी इस प्लस Q को ये पॉजिटिव चार्ज
रिपेल करेगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इस प्लस क्यू चार्ज पर हमारा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यही पॉजिटिव चार्ज इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बात को याद कर लीजिए कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो हमने यहां पर यही चीज निकाली है, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगा F, और हमने पढ़ा था हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। यह पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में। तो E बराबर जब F अपॉन क्यू नॉट है तो क्या F हमारा क्यू नॉट इंटू ई हो गया। उसी फॉर्मूले से यहां पर F1 हमारा हो गया माइनस क्यू ई। माइनस साइन इसलिए लिया गया है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए F1 हमारा हो गया माइनस क्यू ई। अब देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज। F2 इज इक्वल टू कितना हो गया क्यू ई, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस डाइपोल पर, तो टोटल फोर्स हमारा हो गया F नेट हो गया वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। F1 हमारा था माइनस क्यू ई, F2 हमारा था प्लस क्यू ई, और टोटल फोर्स हमारा आ गया 0। इसका मतलब इस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स आ रहा है 0। इट मींस कि डाइपोल पर कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि जब नेट फोर्स ही 0 है तो डाइपोल पर कोई भी मोशन नहीं होगा। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो F1 और F2 की जो डायरेक्शन है, जो लाइन ऑफ फोर्स है, वो सेम नहीं है। इसका मतलब नेट फोर्स भले ही 0 है, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स सेम ना होने की वजह से ये डायरेक्ट जो लाइन ऑफ फोर्स है ये हमारा इस डाइपोल को ट्विस्ट कराने की कोशिश करेगा। जैसे ये डाइपोल रखा था, इस डाइपोल के इस माइनस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगा, इस डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगा, ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को इस तरीके से घुमाने की टेंडेंसी रखेंगे, और जब ये डाइपोल मूव करेगा तो इस डाइपोल पर लगेगा टॉर्क, और डाइपोल पे जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क हमारा होता है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं तो यहाँ पे टॉर्क को हम कपल बोलेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो डाइपोल पे क्या लग रहा है कपल। अब हमें कपल को सॉल्व करना है। अब देखिए, अभी हमने देखा कि हमारी जो लाइन ऑफ फोर्स थी वो सेम नहीं है, तो इसने क्या बनाया, इसने फॉर्म किया कपल। कपल मींस टॉर्क हमारा जो होता है, कपल को जब टॉर्क के फॉर्म में निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। मतलब यदि हमारा कपल लग रहा है तो जो भी दो फोर्सेस लग रहे हैं उन दोनों फोर्सेस का में से किसी भी एक फोर्स का परिमाण और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का गुणनफल हमारा कहलाएगा टॉर्क। क्या हो गया हमारा, टाउ बराबर हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स यदि हम F1 और F2 में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमारा हो गया QE। F इज इक्वल्स टू QE, और F1 की लाइन ऑफ फोर्स ये थी, F2 की लाइन ऑफ फोर्स ये है, और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AP। अब हमने ट्रायंगल लिया ABP। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि डाइपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो जब यहां पर हमारा ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा। अब आप जरा ट्रायंगल देखिए ABP में साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा हमारा हो गया AP अपॉन AB, यहां से AP हमारा हो गया AB साइन थीटा,
और ए बी क्या है हमारा, डाइपोल की लेंथ, दैट इज 2l। तो AP हमारा हो गया 2l sin थीटा। हमने यहाँ पे AP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो टाउ इज इक्वल्स टू QE इंटू 2l sin थीटा। 2QL क्या ये हमारा डाइपोल मोमेंट है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो गया टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। दो वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के साथ कौन सा एंगल आ रहा है, थीटा, और वो भी साइन के साथ। ये हमने क्लास 11th में वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो यहां से हमारा टाउ क्या बन गया, P क्रॉस E, यानी टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म हम बोलेंगे टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। अब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे भी काम आएगी आपको। सबसे पहले मैंने लिया थीटा इज 0, इसका मतलब यह हुआ कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, दोनों के बीच में हमारा एंगल है 0। तो यहां पर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है, ये मैंने अपना डाइपोल AB रखा है, माइनस का Q चार्ज प्लस का Q चार्ज। माइनस के Q चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, प्लस Q चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। दोनों की लाइन ऑफ फोर्स सेम है, तो क्या नेट फोर्स 0 हो गया, लाइन ऑफ फोर्स भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स 0 हो गया। अब देखते हैं टॉर्क कितना है। टॉर्क के लिए हमारा फॉर्मूला था P क्रॉस E, दैट इज PE sin थीटा। PE sin 0, sin 0 होता है 0, यानी टॉर्क हमारा आ गया 0। इसका मतलब जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग रखा है, तब हमारा फोर्स भी 0 होगा और टॉर्क भी 0 होगा। जिस समय फोर्स और टॉर्क दोनों 0 होंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे भी पढ़ेंगे इस चीज को हम। अब हमने सेकंड केस लिया, थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा डाइपोल हो गया। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है, दोनों के बीच में 90 का एंगल। माइनस Q चार्ज पर फोर्स लग रहा है फील्ड के अपोजिट, प्लस Q चार्ज पर फोर्स लग रहा है फील्ड के अलोंग। तो क्या नेट फोर्स फिर से 0 हो गया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम, फोर्स इज 0। लेकिन जरा टॉर्क देखें, टॉर्क हमारा हो गया PE sin 90। sin 90 की वैल्यू 1, तो यानी टॉर्क हमारा इस कंडीशन में लगेगा मैक्सिमम, एंड दैट इज PE। इसी तरीके से यदि हम डाइपोल को 180 डिग्री पे कर दें, यानी डाइपोल ऐसे था, अब हमने इसको ऐसे कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यदि हमारा डाइपोल बना रहा है 180 डिग्री का एंगल, तब भी आप देखेंगे कि नेट फोर्स आपका आएगा 0, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन अब अलोंग द डाइपोल आएगी। मैं बना के दिखाता हूं आपको। अब आपने डाइपोल रखा है कुछ इस तरीके से, यानी माइनस का Q चार्ज आपका इधर आ गया और प्लस का Q चार्ज इधर आ गया। माइनस Q से प्लस Q की तरफ आपकी डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन आ गई, ये हो गया P की डायरेक्शन। इधर हमारी थी E की डायरेक्शन, जरा देखिएगा E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस Q चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो ये फोर्स लगा माइनस Q चार्ज पर, और प्लस Q चार्ज पर फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम आ रही है, दोनों फोर्स कैंसिल हो गए। और यहां पर टॉर्क जब हम देखेंगे तो टॉर्क हमारा होगा PE sin 180, और sin 180 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब यहां पर भी हमारा टॉर्क 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय हमारा कंडीशन थीटा 0 थी और हमारी थीटा 180 है, दोनों ही कंडीशन में नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, जबकि 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स तो 0 है लेकिन टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए।